हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। एक एक करके, एक एक करके। क्या? ठीक है, और गंद हो दिमाग में तो निकाल लो। क्या? गाने में टॉप? यार नाम तो मैं भूल गया। लड़की लड़की तीनों लड़कियां थी। लड़का तो कोई था ही नहीं पार्टिसिपेंट, एक या दो था। दो पार्टिसिपेंट थे लड़कों में। तुझे फंसाया गया था, उसी लाया गया था तू। टीटी कौन मारा था? इसी बैच का था, पक्का है ये तो। पक्का इसी बैच का हो सकता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इस उस उसमें से पक्का कोई उस टीम में से। चलो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे पहले ये बताओ। वर्क पर एनर्जी ना? वर्क पर कितना पढ़ा दिया मैंने? वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट करा दी। होमवर्क दिया था बहुत सारे मैंने। करेंगे नहीं करें? तो सारा टाइम तो वहां लगा देता है, तो कहाँ से बनेंगे कुछ? डांस वांस देखने में सारा टाइम बिताएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन बनेंगे देख, एक्चुअल में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी उसकी, तब जाके बनेंगे। मॉड्यूल क्वेश्चन अभी अभी आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा कि कितना पढ़ाया गया है। किस किस चीज टाइप के क्वेश्चन उसमें बनेंगे, है ना? जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया गया है, ज्यादातर उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन होंगे। है कि नहीं? वर्क एनर्जी थ्योरम का अलग से पोर्शन दे रखा है क्या कोई? वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम का ओनली अलग से पोर्शन है? और या फिर, हाँ, या एनर्जी कंजर्वेशन का अलग से पोर्शन है? एक ही जगह पर है ना, इसलिए नहीं बन रहे, क्योंकि अभी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ाया गया। अभी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों को। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया मैंने। इसकी डीपीपी कुछ दी थी, यहां तक हो गया। स्पेसिफिक डेंसिटी है मतलब। ठीक है। बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, या फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। देखो, एक्चुअल में यहां से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकलता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहाँ मतलब क्यों काम में आती है, वो सब कुछ तब बताया जाएगा जब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम पढ़ लोगे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्सेस जो हैं वो दो तरीके से डिफाइंड है। मतलब फोर्सेस वैसे बहुत तरह के फोर्स हैं, चार तो फंडामेंटल फोर्सेस जिनके टाइप हैं। लेकिन फोर्सेस को अगर मैं इस हिसाब से डिफाइन करूं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फोर्सेस की वजह से कितना आ रहा है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल इसकी वजह से कितना आ रहा है, तो मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरह के फोर्सेस डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है कि उस तरह का फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स जिसका वर्क डन वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली, बट नॉट ऑन पाथ। ठीक है, एक्चुअल में एक एग्जांपल समझ। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्कडन जो है वो इनिशियल और फाइनल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है,
वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से होके उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक कोई पार्टिकल पहुंचा है। जैसे मैं बात करूं, एक मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, वो एक बार इस पाथ से मैं लेके आया, m मास की बॉडी है, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है और h हाइट है, क्लियर है, इतनी बात समझ आती है। तो एक बार इस पाथ से लेके आया, एक बार इस पाथ से लेके आया, यहां पर पहुंचाया उसको भी, ठीक है, या एक बार इस पाथ से ऐसे डायरेक्टली ले आया, ठीक, या एक बार ऐसे लेके आया, सारे केसेस में तुम देखोगे अगर वर्क डन बाय mg लिखा जाए तो कितना होगा, सारे केसेस में mgh होगा, वर्क डन बाय mg, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देख फोर्स लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसी डायरेक्शन में, mg की डायरेक्शन में h, तो mgh चाहे इस डायरेक्शन से लेके आओ चाहे इस तरीके से लेके आओ तब भी mgh नीचे की तरफ, इसमें भी mgh और उसमें भी mgh, तो सबके लिए mgh ही आएगा। तो इसका मतलब mg जो है ना एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है mg? एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स। ये इस बात के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा कि किस रास्ते से आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बस वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। दीज फोर्सेस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ आई? और बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ इन्हीं के लिए डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी और किसी के लिए डिफाइंड ही नहीं है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई? अच्छा, वैसे तो अगर तुम जेई में होते तो मैं तुम्हें ये भी बताता कि कंजर्वेटिव अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो उससे कैसे पता लगेगा कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ना, उससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे कभी आएगा नहीं। हाँ, क्या बोल रही है? हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ फिर इक्वल एक्स और वाई और जेड, पर जेड और एक्स सबका। इतनी बात समझ में आई तुमको? लास्ट लाइन थी पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, सिर्फ ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। अब ऐसा बोला जाता है कि जितने भी फील्ड फोर्सेस हैं, कौन से फील्ड फोर्सेस, या फिर जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। क्या सेंट्रल फोर्सेस का मतलब समझ रहे हो? सेंट्रल फोर्सेस जो सेंटर की तरफ लगता है, किस तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं भाई? एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है कि नहीं, है ना। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में सेंट्रीपिटल तो कोई ऐसा फोर्स है नहीं, लेकिन उसके जो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं वो वाले फोर्स सारे सेंटर की तरफ लगते हैं, है ना। टेंशन की बात करें, टेंशन क्या, अब टेंशन जो है, टेंशन का वर्कडन जो होगा, इट डिपेंड्स कि टेंशन जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है ना। इट डिपेंड्स कि अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है तो वो हाँ है, किसका, हाँ, फ्रिक्शन नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से, हाँ, तो इसलिए कहा मैंने सारे सेंट्रीपिटल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको सेंटर फोर्स की कैटेगरी में नहीं रखते, जितने फील्ड फोर्स हैं वो सारे सेंटर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसलिए लिखो फील्ड फोर्सेस, ऑल द फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस में मेनली कौन कौन से आते हैं? मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये सारे के सारे फोर्स जो हैं
वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, और सेंट्रल फोर्सेस जिनको हम बोल देते हैं या फिर फील्ड फोर्सेस, तो फील्ड फोर्सेस आर डिफाइंड एज field forces. All the field forces are conservative. All the field forces are conservative in nature. बात समझ में आया? अब फील्ड फोर्स का एग्जांपल तुम्हें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, सारे के सारे फील्ड फोर्स हैं, उनको लिख लो जो फील्ड की वजह से लग जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से। उसके अलावा एक और फोर्स है जो कंजर्वेटिव कहा जाता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, क्योंकि उसकी फिक्स लोकेशन है, वो हरदम नेचुरल लेंथ की तरफ ही लगेगा। किस तरफ लगेगा? नेचुरल लेंथ की तरफ। इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कुछ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के कुछ मैं जो डिफरेंस है वो लिख के लेके आया हूँ, देखना ये क्या क्या बात लिखी हुई है, इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिल्कुल पता है तुमको, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। ऐसा ही कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। हाँ बिल्कुल सही बात है, वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा किस पर? पाथ पर। तुम देखोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फ्रिक्शन की बात करें हम, तो अगर फ्रिक्शन का वर्क डन लिखोगे, पहली बात तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या पॉजिटिव आ सकता है? नहीं आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, लेकिन एक चीज के ऊपर हरदम डिपेंड करेगा, वो है पाथ। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हरदम डिपेंड करेगा वो? करेगा नहीं, क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके उसी तरफ या तो फोर्स होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। मतलब पाथ पर तो पूरा पूरा डिपेंड करता है। अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव। कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। तुम्हारे सिलेबस में फ्रिक्शन के अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विस्कस फोर्स आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। मेनली यही है जो नॉन कंजर्वेटिव होगा। टेंसर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि उसका वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। अगर तुम कहोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो उसका क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जो है वो जीरो होता है, बिल्कुल होता है। तुम देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक मास को मैं यहां से उठा के यहां तक घुमा के यहीं तक ले आया, ठीक है, मास को उठाया मैंने, घुमा के वापस लेके आया, इस पर mg लग रहा था, है ना? तो अगर तुम देखोगे यहां से उठा के इसको नीचे लेके गए, तो इसने वर्क डन किया होगा कुछ, क्या पॉजिटिव किया नेगेटिव किया? पॉजिटिव किया, है ना? mg ने वर्क डन कैसे किया? पॉजिटिव, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ और mg भी इसी तरफ, है ना? पॉजिटिव किया। फिर ऊपर लेके गए तो नेगेटिव किया, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो जिस लूप में वो घुमाया गया, एक लूप के अंदर क्लोज पाथ के अंदर, फोर्स जो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन जीरो होगा। क्या होगा? बात समझ आ रही है? लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के साथ ऐसा नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन तुम देखो, मैं ऐसे कहूं कि एक एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक ब्लॉक को मैंने ऐसे घिसना स्टार्ट किया, ऊपर से लेके ऐसे बिल्कुल सर्कल सर्कल में बनाया, ठीक है? तो जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के हर पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, क्या फ्रिक्शन इसकी एनर्जी हरदम खत्म ही कर रहा है, कभी एनर्जी से प्रोवाइड नहीं कर रहा? तुम सोचो, ये हरदम डिस्प्लेसमेंट जो है इसका पीछे की तरफ ही, मतलब अगर अगर बात करें ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फ्रिक्शन पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फ्रिक्शन पीछे की तरफ। हर एक मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन जो है इसका हरदम नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, हरदम नेगेटिव हुआ ना। तो वर्क डन जो है टोटली टोटली नेगेटिव हो गया हरदम, या तो टोटल नेगेटिव होगा या तो टोटल पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि एक ही लूप में और घुमाया गया, एक बार पॉजिटिव हो गया और एक बार नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं होगा फ्रिक्शन के साथ कभी भी, है ना? तो इसलिए वर्क डन जो क्लोज्ड पाथ के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो होता है वर्क डन, वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहती है। बात समझ आई, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ लूप कैन बी रिटन एज जीरो, बट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ लूप दैट इज नॉट जीरो। बात समझ आई? क्लियर है ये बात? इट इज जनरली सेंट्रल इन नेचर, मतलब जनरली ऐसे होंगे या सेंट्रल इन नेचर होंगे, ऐसा फिक्स नहीं है कि लेकिन फील्ड फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, ये फिक्स है। फील्ड फोर्सेस तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, है ना?
बात समझ आई? फोर्सेज आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली, ये भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है, जनरली रिटार्डिंग होते हैं नेचर में। जैसे फ्रिक्शन है, जनरली रिटार्डिंग होता है कि नहीं? रिटार्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना, वेलोसिटी को कम करेगा, है ना? अच्छा, उसके अलावा टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये है कि एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर उसके ऊपर लग रहा है तो कांस्टेंट रहेगी। मतलब चेंज अगर या तो ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर बदल रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बदल रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी, लेकिन टोटल ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास पेन है, मैंने इसको नीचे गिरा दिया, या मैंने इसके धागे से बांधा मैंने इसको ऐसे गिराया यहाँ से, तो ये ऐसे जाएगा, इस तरफ पहुंच जाएगा। तो देख एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करा तो इस पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, वो नीचे गया, पोटेंशियल, मैंने जब छोड़ा इसको, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदली, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ग्रेविटेशनल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, फिर से ये वापस इस पॉइंट तक गया, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में बदली। अगर मान लो ये जहां से मैंने इसको बांध रखा है वहां पर अगर फ्रिक्शन जीरो होना, ये पूरी जिंदगी ऐसे चलता रहेगा, इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी, और ये सब चलता रहेगा, क्योंकि इसकी जो नेट एनर्जी है, नेट मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई अंदर नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? अगर मान लो ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन थोड़ी सी एनर्जी खर्च कर रहा है। किस चीज में खर्च कर रहा है? देख, अगर मैं इसको बांधू, थोड़ी सी आवाज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी इसके बंधने की? जैसे पंखे में आवाज आती है कभी कभी, ठीक है, जब पंखे में आवाज आने लगे तो कहते हैं इसको खोल के इसके अंदर ग्रीस लगा दो, बोलते कि नहीं? अच्छा, क्यों, मतलब ऐसे बिना ग्रीस के क्यों नहीं चला रहे उसको? क्योंकि जब ग्रीस नहीं है तो उस टाइम पर ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करेगा। क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसको चलाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना एनर्जी का जो वेस्टेज है वो कम होगा। बात समझ में आई, है ना? अगर ग्रीस ग्रीस अच्छे से लगा हुआ पंखे में, तुम चला दो, चलने के बाद जब वो घूमता रहेगा, उसको बंद भी करोगे तब भी ज्यादा समय तक घूमता रहेगा। उसका रीजन क्या है? कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें, वो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह फ्रिक्शन उसको खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जल्दी से काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देगा। मतलब फ्रिक्शन का काम क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का काम है एनर्जी को खत्म करना। किस फॉर्म में खत्म करेगा? हीट के फॉर्म में खत्म कर देगा, आवाज के फॉर्म में खत्म कर देगा, हीट और साउंड के फॉर्म में खत्म करेगा। ऐसे फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी क्या करता है? हम चलते वक्त आवाज आती है चलने की, वो साउंड जो आ रहा है उसमें थोड़ी सी एनर्जी जो थी मेरी, वो उस साउंड के फॉर्म में एनर्जी निकल गई, और वो एनर्जी मैं कभी भी वापस नहीं ला सकता, वो निकल गई अब, है ना? तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है जो कि निकल गया। बात समझ में आई? ऐसी हीट में अगर मैं ऐसे ही चल रहा हूं तो चलते वक्त कुछ तो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट जो है वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी मेरे पास, वो मेरे लिए वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी का वेस्टेज करते हैं, तो इसलिए जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कंजर्व नहीं रह पाती कभी भी। तो ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसमें एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी। और वर्कडन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्कडन रिकवरेबल होता है। तुम देखो यहां पर मैंने वर्कडन किया, मैंने क्या किया, इस पेन को यहां से मैं ऊपर लेके गया, मैं उसको छोड़ा तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, मैंने इसको ऊपर ले गया, मैंने जितना वर्कडन किया इसको वापस छोड़ूंगा तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा, तो ये रिकवर हो गया। मैंने जितना वर्कडन किया था उतना ही मेरे को वापस में एनर्जी मिल गई। देखिए इसको छोड़ दिया मैंने यहाँ से, तो वापस मेरे हाथ पे जो एनर्जी मिली ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो जितना वर्कडन किया उतना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे वापस मिल गया। लेकिन ऐसा फ्रिक्शन के साथ नहीं है। तो सोच, तो किस चीज को घिस के ऐसे लेके जा, छोड़ दे, क्या वापस आएगा तेरे पास? नहीं आएगा ना, वहीं रह जाएगा। तो तूने जितना वर्कडन किया वो तो वेस्ट हो गया फ्रिक्शन की वजह से, है कि नहीं? तो फ्रिक्शन का जो वर्कडन है वो वेस्ट हो जा रहा है, लेकिन जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका वर्कडन जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और सिस्टम में स्टोर होगा, उसके बाद तो उस एनर्जी को वापस से यूज कर सकता है किसी काम में। जैसे कि मैं स्प्रिंग को ऐसे अगर मैं कंप्रेस करूं और छोड़ दूं, वापस आती है कि नहीं आती है? अगर नीचे फ्रिक्शन ना हो तो स्प्रिंग जो है वो हरदम पूरी जिंदगी वाइब्रेट करती रहेगी ऐसे। बात समझ आई? क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं पर खर्च नहीं हो रही। अब क्या होता है, जैसे स्प्रिंग को हम दबाते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ी देर तक ऐसे घूमती है और उसके बाद फिर बंद हो जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ने उसे चलने नहीं दिया।
और दूसरा ये कि जो फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन ने वो जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता था, फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करता था, उस एनर्जी में से धीरे धीरे कुछ कुछ एनर्जी निकाल के उसने हीट में भेज दी, कुछ कुछ एनर्जी उसने साउंड में भेज दी। जब एनर्जी कम होती गई तो उसका जो ऑक्सीलेशन है वो कम होता गया, डैम्प ऑक्सीलेशन बोलते हैं इसको। खत्म होते होते एनर्जी जो है वो लास्ट में जीरो हो गई, सारी की सारी एनर्जी जो तुमने दी थी, वो सारा वर्क डन, वो सारा का सारा उसने वेस्ट कर दिया, कहीं साउंड के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एयर रेजिस्टेंस भी जीरो है, नेग्लिजिबल है, वैक्यूम में रख दिया मैंने इसको, अगर ऐसे फिर पुश करके छोड़ दिया तो वो पूरी लाइफ टाइम वो ऐसे की ऐसी चलती रहेगी। बात समझ आई? ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन रिकवर किया जा सकता है। तुमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, स्प्रिंग जो है वापस से तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी और वो चलता रहेगा जब तक कि फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को खा ना ले। ठीक है, और ऐसा ही ये क्या है, ये कह रहा है कि नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। एक्चुअल में अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका वर्क डन जो है रिकवर करा ही नहीं जा सकता, कुछ एनर्जी तो वेस्ट कर ही देगा वो। बात समझ आई? लिख लिया ये पार्ट? ठीक, देख, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ, देख, ये तो नॉन कंजर्वेटिव, ये भी नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव, ये सब फ्रिक्शन जैसी चीजें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट्स अ सेंट्रल फोर्स और फील्ड फोर्स है ये। कैसे है? आगे देख, आइडेंटिफाई द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वेस्ट कर देगा एनर्जी को, वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे इसकी एनर्जी को हम। क्लियर है? In the case of conservative force, work done is independent of path. Work done in a closed loop is zero. Work done against the conservative force is stored in the form of potential energy. क्या सारी बातें सही है क्या? है ना? कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, बिल्कुल सही है। वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो, बिल्कुल सही है। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दीज ऑल आर करेक्ट। अच्छा, अब बताओ, वर्क डन अगर तुमसे लिखा जाए, एक, ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h फ्रॉम ग्राउंड अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स वाया 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? और द वर्क डन अलोंग द रिस्पेक्टिव पाथ 1 2 एंड 3, बताओ क्या है? क्या बी आंसर है? नॉन कंजर्वेटिव दिया हुआ ना? अच्छा, देयर इज नो नॉन, फिर तो गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। ठीक है, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ठीक, कुछ भी लिखा हुआ है, छोड़ दो उसको। हाउ टू चेक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट? ठीक है, वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा सोचना नहीं है, मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, उसको चुपचाप लिख लेना है बस। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई फोर्स दे रखा है और वो फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है या फंक्शन ऑफ वाई या फंक्शन ऑफ जेड है ना? तो ऐसे लिख दो, फर्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, है ना? तो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो बोला जाता है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं डी एफ अपॉन डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई और विद रेस्पेक्ट टू जेड, ये सब बराबर होने चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। समझ पा रहे हो? हाँ, क्या?
तीन क्लास नेक्स्ट वीक से शायद हो जाना चाहिए। है ना? पता नहीं मुझे। अच्छा, ये एक्चुअल में जो डीएफ लिखा जाता है ना, फोर्सेस जो हैं, हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लिखने होते हैं? अगर एक्स जो है, जैसे मान ली ये जो अगर फोर्स हो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में हो, किस में हो? सिर्फ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसा हो, तो उस टाइम पर हमें लिखना होता है, देख कैसे, डी एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन अपॉन डी वाई शुड बी इक्वल टू डी एफ इन वाई डायरेक्शन अपॉन डी एक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बात समझ आई? कभी नहीं पूछा जाएगा, नेवर एवर, कभी नहीं पूछा गया कि कंजर्वेटिव बता दो, नॉन कंजर्वेटिव बता दो। तुम्हारे लिए क्वेश्चन वो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वही थे कि इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव है, इनमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव, बस। कभी इक्वेशन नहीं दी जाएगी तुम्हें, है ना? आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे लिख लेना, याद कर लो तुम इसको। चलो भाई, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी का अगर समेशन में लिख दूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि किसी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है मोशन करने की, कितनी एनर्जी है मोशन करने के लिए, है ना? तो उसको कैसे लिखते हैं? दैट इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, ये सब कुछ लिख दोगे तो तुम क्या लिख पाओगे? मैकेनिकल एनर्जी लिख पाओगे किसी की। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये भी बताऊंगा। ये गर्मी नहीं हो रही है क्या आज रूम में? ज्यादा अजीब सा माहौल है। ठीक है, अब देख पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली जो कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च हो गई, मतलब ये मान ले तेरे को पता है कि एक एटम जो है, एक एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना, पता है क्या? किसी एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना? क्या बोल रहा है? बॉम्ब? अच्छा, बॉन्ड कौन पढ़ाता तुमको भाई? एक एक सर आए थे क्या? रोहित सर? रिकॉर्ड तो नहीं हो गया ना ये तो? हाँ तो अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेकिन बात नहीं हो जाता थोड़ा। वो हमारे यहाँ की अलग लैंग्वेज है भाई, यूपी की। तुम ऐसे हंस रहे थे तुम लोग, मार तो खाओगे तुम। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। एक जो एटम होता है, ठीक है, एक दूसरा एटम, एटम वन एटम टू, ठीक है, एक एटम वन है एक एटम टू है। अब इन दोनों का क्या है? इनको बॉन्ड बनाना है। हाँ तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बात करूं, अगर ये जो भी एटम्स हैं इनकी खुद की कोई कोई एनर्जी होगी, लेकिन दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि वाइब्रेशंस कम हो जाएं। ये बात मैंने पहले ही बताई है। अगर एनर्जी को कम करना चाहते हैं तो इसके पास एक एक्सेसिव एनर्जी होती है और इसके पास एक एक्सेसिव एनर्जी होती है, ये दोनों मिलके एक फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत
सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाती है ना, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है और इसका मास जो है वो भी कम हो जाता है, मास रिड्यूसेस। जब मास रिड्यूस होता है, अच्छा ये अचानक से मास गायब कहाँ हो गया, ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जाता है। ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहीं से आया एक्चुअल में, मतलब उससे ये पता चला हमको। तो मास रिड्यूस हो गया और ये एक नया एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बन गया और एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये एक्चुअल में इसलिए हुआ कि इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब देख, अब देख होता क्या है, जैसे मान ले मैं तुझे कहूं कि यहां पर एक 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 मास रखा हुआ है कोई, ठीक है, एक मास यहां पर रखा हुआ है और इस एक छोटा मास रखा हुआ है, टेस्ट मास बोल लो उसको, एम नॉट। क्या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा? मान लो कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये इसको खींचना चाहता है, लेकिन मैंने बाहर से इसे कुछ फोर्स लगाया, मैं इसको खींचते हुए बाहर ले गया, ले गया, मैं यहां तक ले गया, इसको यहां ले जाकर रख दिया मैंने इसको एम नॉट को। जब मैंने यहां पर ले जाके एम नॉट को रख दिया तो हुआ क्या, अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा था, तो मुझे लगता है ये वापस आना चाहेगा, वापस आना चाहेगा कि नहीं? ठीक है, ये वापस आना चाहेगा और इसका जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ये थोड़ा सा और पीछे आगे आएगा तो इसका जो फोर्स है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, फिर इनका और डिस्टेंस घट जाएगा, तो इनका फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ तक आते थे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी उसी के बराबर होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक हुई थी। बात सुनाया? और वो पोटेंशियल एनर्जी मिली कहाँ से? जितना मैंने वर्क डन किया ना, क्या वर्क डन एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? जितना मैंने काम किया इसके ऊपर वो वेस्ट नहीं होगा, वो काम एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। और सेव कहाँ हुआ? देख ये जो बीच में जो एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो इसको और इसको एक सिस्टम बनाता है, एक सिस्टम क्रिएट हो गया। क्या दो पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं? तो इसको और इसको मिलकर जो ये एरिया पूरा जो इसको सिस्टम बना रहा है, उस सिस्टम के बीच में कहीं ना कहीं वो सेव हो गया। और किस फॉर्म में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, सॉरी कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के फॉर्म में, इसके बीच में कहीं ना कहीं वो वर्क डन जो मैंने किया वो सेव हो गया। जैसे ही मैंने इसको यहां पर छोड़ा तो वो जो फोर्स था जिसकी वजह से ये इसकी तरफ खींचेगा, उसने इसको जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था उसको धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया और यहां तक आते थे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी जितनी मैंने इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करी थी। बात समझ में आई? मैंने जितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हुई बात? ठीक, ऐसे ही तुम सोच लो, अगर यहां पर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने यहां से ऐसे पुश किया, अंदर की तरफ पुश किया, तो तुमने कोई तो वर्क डन किया। जब तुमने कोई वर्क डन किया तो अब स्प्रिंग जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स को पता चल गया कि कुछ वर्क डन किया गया है। स्प्रिंग के अंदर जैसे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने कुछ वर्क डन किया, तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मेरा फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन जो है वो सेव हो गया, यहां पर सेव हुआ। जैसे ही मैंने हाथ उठाया ये वापस से इस तरफ मूव करना स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करी स्प्रिंग, तो मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कौन सी रिंग ट्यून थी? यूट्यूब चला रहा तू? अलार्म बज गया था? पावर नैप का अलार्म है ये? तो क्लास में ले लेता पावर नैप डेली सुबह? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया, इतनी बात समझ में आती है? अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये एक्चुअल में वर्कडन के बराबर ही होता है जितना वर्कडन तुमने किया, वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। लिखा देता हूं इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, तो ऐसे लिख लो, यहीं पे लिख लो, यहीं पे। तो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसी की वजह से पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस के नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी निकाल ही नहीं पाते हम पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ चेंज ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, कहाँ लिखूं, ये मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल हटा दूं क्या? ए, बुलवा दिया मेरे को, क्या बोल रहा था। हाँ देख, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये फ्रेम डिपेंडेंट होती है पोटेंशियल एनर्जी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे किसी भी फ्रेम से देखो तुम, वो उतना ही आएगा। अब कैसे लिखना होगा ये बताता हूं तुमको मैं। ये तो समझ में आ गई पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, वो सिस्टम की वजह से है ना, वर्च्यू ऑफ शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब लिखाई जाएगी तुमको एग्जैक्ट कहां पर आती है, तो बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी mg की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है, मतलब वेट की वजह से, mg फोर्स की वजह से। तो वो ग्रेविटेशन में लिखाया जाएगा तुमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखाया जाएगा उस टाइम पर भी, जब पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए तुम इतना जान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एच या वेट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है दैट इज mgh। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, है ना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क इज, क्या W इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू, क्या W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस के डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब इसको लिखोगे अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो लिख दोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या अगर W पॉजिटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी वो कम होनी चाहिए और इनिशियल वाली ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो ये फाइनल वाली ये नेगेटिव आ जाए, ओवरऑल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इनिशियल वाली कम हो जाएगी और फाइनल वाली ज्यादा हो जाएगी, है ना। अब देख इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव तो फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा है कम, कम, और इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा, तो फाइनल वाली वैल्यू जो है कम होनी चाहिए। तो देख लो इसमें से आंसर, इफ द वर्क इज, तो सोचो अगर इसकी वैल्यू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होती, है ना, ये बोल रहा है W इज बेसिकली माइनस के डेल्टा यू, माइनस के डेल्टा यू, तो ये कह रहा है डेल्टा यू जो है वो कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। अगर डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है तो W क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज डिक्रीजिंग, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीजिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब इसके अगेंस्ट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग। ऐसा ही हो रहा होगा कि नहीं, कौन सा आंसर हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, होना तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है, अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ कौन सा ऑप्शन है, हाँ कैसा होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ क्या, हाँ दोबारा से पढ़ा, देख वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये बात तो समझ में आ गई है कि नहीं, फाइनल हो गई, ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक, अब ये कह रहा है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है मतलब क्या है कि यू फाइनल जो है वो ग्रेटर हो रहा है एज कंपेयर टू यू इनिशियल, ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा आना चाहिए, क्या नेगेटिव आना चाहिए, है कि नहीं, तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव, वर्क डन शुड बी नेगेटिव। तो तुम देखो मतलब वर्क डन नेगेटिव है तो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन तो नहीं किया है, किसने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है। अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता तो पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है तो सिस्टम से, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया गया है, सिस्टम के अगेंस्ट वर्क डन किया गया, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया होगा तभी ये नेगेटिव आ रहा है। बात समझ आ रही है?
अभी भी नहीं आई? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, जाके और सोचना समझ आएगा। चलो भाई, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का एक रिलेशन होता है। इसके इससे पहले एक चीज और लिखाना चाहता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स के लिए अलग अलग होती है, दोनों के लिए। समझ में आती है? तो ऐसा बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और आर, मतलब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में, मतलब कोई मेरे पास एक एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है आर। बात समझ आ रही है? तो इस आर का और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, उन दोनों में अगर मैं रिलेशन लिखूं तो कैन उनका रिलेशन कुछ ऐसा आता है। ठीक है? और ये कैसा लिखा हुआ है? जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है, जो ग्राफ आ रहा है, वो आ रहा है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। कौन सी वजह से? और ये आ रहा है रिपल्सिव फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? मतलब रिपल्सिव फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि अगर रिपल्सिव फोर्स है और आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, है ना? देखो, रिपल्सिव फोर्स है और आर बढ़ रहा है। अगर रिपल्सिव फोर्स है और डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज, मतलब आर इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी? है ना? अगर अट्रैक्टिव फोर्स है और आर जो है वो बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या इंक्रीज कर रही है। देखो, वो नेगेटिव में वैल्यू है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कि -5 से -2 हो जाएगी, -5 से -3 हो जाएगी, कुछ ऐसा, है ना? ठीक है, आगे चले। अब देखिए, कह रहा है कि फोर्स अगर निकालना हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दे रखी है और फोर्स कैलकुलेट करना हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब भी स्केलर क्वांटिटी की वजह से तुम्हें कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखनी हो, स्केलर क्वांटिटी से कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, तो उस टाइम पर एक और चीज यूज में आती है जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज माइनस के ग्रेडियंट ऑफ यू। अभी ग्रेडियंट का मतलब बताता हूँ, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है d/dx ऑफ आई कैप। ठीक है, मतलब अगर इस केस में लिखोगे तो du/dx ऑफ आई कैप प्लस du/dx, सॉरी, du/dy ऑफ जे कैप प्लस du/dz ऑफ के कैप। क्लियर है? ये ग्रेडियंट का मतलब है, माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, एक पोटेंशियल एनर्जी से तुमने एक, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी से तुमने एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट कर दी, ये वेक्टर वैल्यू तो है। तो स्केलर से वेक्टर जब भी जनरेट करनी हो तो तुम्हें मिलेगा ये ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लिखना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, ग्रेडियंट पहले भी पढ़ाया था मैंने, उस उन्होंने बताया था जब डायमेंशन पूछा गया था, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा गया था ना, है ना? तो dv/dx, मतलब x के साथ रिलेशन आएगा तो ग्रेडियंट का रोल आएगा। और ये ग्रेडियंट यूज क्यों होता है? ये यूज होता है जब जब तुम्हें कोई स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी कन्वर्ट करनी हो। बात समझ आ रही है? अब देख, चलो ये क्वेश्चन बताओ, क्या तुम ऐसे समझ सकते हो? हाँ,
एफ इज बेसिकली माइनस डी यू बाई डी एक्स, ऐसा ही तो हो गया। माइनस, अगर मान लो सिर्फ एक्स में ही सिर्फ चेंजेस हो रहे हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स हो वाई ना हो, है ना, ओनली फॉर एक्स अगर मैं लिखूं, फॉर ओनली एक्स, मतलब फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, मतलब ये है कि फोर्स इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो तुम्हें सिर्फ एक्स वाला लिखना है, बाकी छोड़ देना है। तो फोर्स कैसे लिखा जाएगा, फोर्स कैन बी रिटन एज एट दैट मोमेंट माइनस के डी यू बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं, है ना, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इसी का इंप्लीमेंटेशन अगले वाले क्वेश्चन में है। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि अगर तू इसको सही से देखेगा तो देखिए ऐसे निकलेगा, मैं बताता हूँ, देख ऐसे, मैं इसको मिटा के एक बार लिखूं, देखिए आया कहां से होगा, देखिए यहां से आया, अगर तू माइनस डी यू लिख दे, माइनस डी यू लिख दे, तो दैट कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी एक्स, कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर इसको तो इंटीग्रेट करे, इसको भी इंटीग्रेट करे, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू। क्या एफ डॉट डी एक्स वर्क डन है, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और उसका वर्क डन अगर लिखेगा तो ये लिखा जाना चाहिए माइनस के डेल्टा यू कैन बी रिटन एज, ये देख वर्क डन आएगा, है ना, वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू, ये तो मैंने पहले लिखाया था कि नहीं, है ना, तो वहीं से एक्चुअल में उसी फॉर्मूले से ये इक्वेशन भी आती है, ये वाली माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ, मतलब एक्चुअल में इसका प्रूफ है ये, इससे इसको भी प्रूफ कर सकता है, उससे इसको प्रूफ कर सकता है। तो माइनस के डेल्टा यू बेसिकली डब्ल्यू सी, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वहां से तो फोर्स लिख सकता है ऐसे माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, अगर डी यू और एक्स के बीच में ग्राफ हो तो क्या फोर्स उसका स्लोप होगा, है ना, फोर्स उसका स्लोप होगा, और कौन सा स्लोप, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चल अगला वाला क्वेश्चन बता दे। अगर डी यू बाई डी एक्स की बात करें, क्या ये स्लोप है, क्या ये पॉजिटिव स्लोप है, तो फोर्स यहां पर नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं, तो फोर्स यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, यहां पर डी यू बाई डी एक्स जीरो है, क्या फोर्स जीरो होना चाहिए, और उसके बाद डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, देख कौन सा ऑप्शन, क्या पहले नेगेटिव फोर्स फिर जीरो और फिर पॉजिटिव, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नहीं है वो, एक्चुअल में उसका जस्ट उल्टा है, नेगेटिव की वजह से वो हो जाएगा। The potential energy of a particle in a space is given by x square plus y square. Find the force associated with this potential energy. क्या निकाल सकते हो, क्या देखो ग्रेडियंट का क्वेश्चन है ना, क्या तुम्हें इसको पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और i और j में डाल देना है। क्या मैं फोर्स लिखूंगा तो दैट कैन बी रिटन एज 2x i कैप माइनस के प्लस 2y j कैप, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो f की वैल्यू जो आएगी दैट कैन बी रिटन माइनस के 2x i कैप और माइनस के 2y j कैप। देख, ये तूने एक स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट कर दी, है कि नहीं, आगे चले, ये तो लिखा दिया मैंने तुमको। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन दिस, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो, माइनस के 2x i माइनस के 2y j। क्या तुम्हें फोर्स दे रखा है, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इस बार उल्टा है, इस बार उल्टा है, क्या देख ऐसा हो जाना चाहिए, क्या f इज बेसिकली माइनस के डी यू बाई डी एक्स, यही होता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस के डी यू कैन बी रिटन एज एफ डी एक्स,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस के एफ डॉट डीएक्स, लिख सकते हैं ना, माइनस, है ना, माइनस के एफ डॉट डीएक्स। उससे बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो क्या करें, क्या एफ की वैल्यू उठा के यहाँ रख लें, क्या आई कैप जे कैप में है ये, ठीक है, आई कैप जे कैप में है तो इंटीग्रेशन की बात याद करो कि अगर आई कैप में हो तो अलग से इंटीग्रेट कर लो डीएक्स लगा के, और जे कैप में हो तो डी वाई लगा के इंटीग्रेट कर लो, जैसे फोर्स करते थे, तो लिख ले माइनस के 2x आई कैप और इनटू डीएक्स आई कैप, ऐसा हो जाएगा कुछ। आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएक्स से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहां पर लिखा जाता है एफ एक्स इंटू डीएक्स, लिखा जाता है कि नहीं, और प्लस एफ वाई इंटू डी वाई, ऐसे लिखा जाता है। एफ वाई की वैल्यू है माइनस के 2y और इंटू डी वाई, क्या ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ठीक है, और ये माइनस पहले से एफ एक्स एफ वाई माइनस में, तो इसलिए वो माइनस वहां का, तो इसे हटा के माइनस लिख लो डायरेक्टली, है कि नहीं। तो डेल्टा यू लिखा जाएगा, क्या ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया क्या, और प्लस के ये भी कितना हो जाएगा, क्या वाई स्क्वायर हो गया। तो देख ये क्वेश्चन अभी कराया था तुमको मैंने, यही क्वेश्चन था पहले वाला, उल्टा था इसका, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिखना था, फोर्स लिखना था वहां पर, है ना। तो आंसर वो आया था माइनस के 2x माइनस के 2y जे कैप, और यहां पर क्या आया है, देख उस फोर्स से अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात सही है कि नहीं। आगे चले, देख फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ फोर्स फील्ड गिवन एज F is equal to y z I cap plus x z j cap plus x y k cap. Consider the potential energy at the point 2, 2, 2 as 0. कुछ समझ नहीं आया ना तुमको, कुछ समझ नहीं आया। ये कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स दे रखा है तुमको, क्या दे रखा है, फोर्स, ये फोर्स दे रखा है भाई, ठीक है, मतलब ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, और ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, वाई जेड, एफ वाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, एक्स जेड, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, एक्स वाई। क्लियर है भाई, ये तीन तो फिक्स हो गए। उसके अलावा ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिखा देना है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है तो क्या हम उसको लिख पाएंगे, क्या हम उसको लिख पाएंगे, ये कह रहा है कि 2,2,2 पर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी है, जीरो, मतलब यू इनिशियल एक्चुअल में जीरो होगी और यू फाइनली कुछ वैल्यू होगी, ऐसा ही कुछ है। अच्छा तो देख इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस के एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर से माइनस लिख दूंगा, तो मैं डायरेक्टली माइनस पहले लिख लेता हूँ, और इसको एफ वाई इंटू डी वाई करता हूँ, और प्लस एफ जेड इंटू डी जेड करता हूँ। क्लियर है भाई, इंटीग्रेट करता हूँ ऐसे। अब देख इंटीग्रेशन की लिमिट भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड पर मुझे वैल्यू निकालनी है, और 2,2,2 पर जीरो है, तो इनिशियली 2,2,2 से एक्स ले जाता हूँ, 2 से वाई ले जाता हूँ, 2 से जेड ले जाता हूँ। क्लियर है इतनी बात, अब एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिख डेल्टा यू, अच्छा इसने पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में जीरो दे दी है, तो मैं इसको यू लिख देता हूँ डायरेक्टली, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना है, तो यू इनिशियल की वैल्यू जीरो, तो यू लिख दिया मैंने इसको यू फाइनल, तो यू फाइनल की वैल्यू हो जाएगी देख माइनस के, क्या इसको लिख सकते हैं, देख एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वाई जेड, और एक एक्स आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड माइनस 2 y z, बोलो भाई, एक्स वाई जेड माइनस 2 y z, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा यहां पर देख, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड और माइनस के 2 z x, ऐसा कुछ। यहां पर देख आगे हो जाएगा एक्स वाई जेड और माइनस के 2 x y, बोलो भाई यहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बस तो एक्स वाई जेड जो है वो तीन तो एक साथ आ जाएंगे, 3 x y z हो गया, और बाकी की जो चीज है उसको बाद में लिख लो, तो लिखा जाएगा, देखिए माइनस के 2 y z माइनस के 2 x y, तो माइनस के 2 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और माइनस के 3 x y z, ये आंसर हो जाना चाहिए भाई पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स लग रही है पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी थोड़ी सी लगेगी, लेकिन क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इससे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि ऐसे क्वेश्चंस भी आए तो कर पाओ। इसके अलावा मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं।
आगे चलें, आगे चलें। पोटेंशियल एनर्जी वो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं तुमको। सोचो, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए जैसे मान ली यहां पर एक बॉडी है, उसको मैं यहां से यहां पहुंचाना चाह रहा हूं। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है भाई। मास है उसका m, हाइट है उसकी, जहां तक ये पहुंच रहा है उस तक की हाइट है h। क्लियर है? किसी भी रास्ते से जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, किसी भी रास्ते से जाए वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वर्क डन लिखूंगा, वर्क डन बाय mg, तो कितना लिखा जाएगा? क्या माइनस के mg लिखा जाएगा? माइनस के mg लिखा जाएगा। और वर्क डन जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। अच्छा, पोटेंशियल वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं, डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस के डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन आया उसका नेगेटिव, तो mgh नेगेटिव आया था, तो डेल्टा यू जो आएगा क्या पॉजिटिव आएगा? mgh आएगा कि नहीं? अच्छा, ये डेल्टा यू mgh आया, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगा। कोई पोटेंशियल एनर्जी बता सकता है कितनी आएगा? तो नहीं बता सकते हम। पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, सिर्फ चेंज बता सकते हैं। अब चेंज लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक पोजीशन पर जीरो मानना पड़ेगा ताकि तुम चेंज लिख पाओ। जैसे मैं तुमसे कहूं, कोई पार्टिकल यहां पर था, यहां से यहां पहुंच गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए बस हाइट कितनी है। तुम किसी भी पोजीशन पर क्या करोगे? तुम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिख दोगे। ये तुमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया। अब तुम्हें पता है ऊपर की तरफ अगर हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट कैन बी रिटन एज mgh, अगर इसका मास m है तो। ठीक है, इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये पॉइंट है, यहां पर एक बॉडी थी, यहां से वो h हाइट तक नीचे आ गई बॉडी। ठीक है, m मास था, ये भी m मास है, नीचे आ गई h हाइट। तूने मान लिया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, तो यहां पर देख क्या पोटेंशियल एनर्जी अब इस पॉइंट पर जीरो मानी है, तो हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और नीचे आने के साथ पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए। अब जीरो से घटेगी तो कितनी जाएगी? माइनस। तो यू यहां पर जो लिखी जाएगी वो माइनस mgh लिखी जाएगी। बात समझ आ रही है? हाइट में जितना ऊपर बढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी mgh, और नीचे आओगे तो घटेगी। और इसका रीजन क्या है? वर्क डन। वर्क डन बाय mg, अगर देखोगे ऊपर जाते वक्त वर्क डन बाय mg क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? घटता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब mgh ऊपर की तरफ जाएंगे, mg नीचे और h ऊपर की तरफ, तो हाइट जितनी बढ़ती जाएगी उतना वर्क डन बाय mg घटता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। बात समझ आई? किसी भी दो पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखवानी हो तो लिख पाओगे क्या? कहीं पर जीरो देनी है, उसके बाद तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऊपर जा रहे हैं जीरो से तो mgh पॉजिटिव लिखना है, नीचे आ रहे हैं तो mgh नेगेटिव लिखना है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? एक सिचुएशन ये देख लो, एक ये देख लो, दोनों ही सिचुएशन में एक में mgh पॉजिटिव, एक में mgh नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, लिख पाओगे? अच्छा चल देख, क्वेश्चन देख। एक स्टिक ऑफ मास है m एंड लेंथ l, उसको उस पॉइंट पर हिंज कर दिया एट वन एंड इज डिस्प्लेस थ्रू एंगल थीटा, और उसको डिस्प्लेस कर दिया एंगल थीटा। द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, अगर इस पॉइंट से इसको यहां डिस्प्लेस करा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी बढ़ गई होगी या कितनी घट गई होगी? वैसे तो बढ़नी ही चाहिए, है ना? कैसे लिखेंगे? तो यहां पर पूरा का पूरा मास, इसका रॉड का भी सेंटर ऑफ मास नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है l/2 डिस्टेंस। कितने पर? मतलब अगर ये पूरी लेंथ l है तो l/2 पर पूरा का पूरा मास माना जा सकता है। ऐसे यहां पर भी ये ऊपर गया तो l/2 पर माना जा सकता है। ये बात समझ आ रही है भाई? तो पूरा मास यहां पर l/2 पर, इसका मास यहां पर l/2 पर। ठीक, अब बताइए हाइट में कितना डिफरेंस आया होगा? ये डिफरेंस, ये लिख पाओगे क्या तुम? देख कैसे लिखेंगे बताता हूं। क्या ये l/2 है? क्या ये एंगल थीटा है? तो ये लेंथ लिख पाऊंगा क्या मैं? मतलब अगर ये रॉड को मैं ऐसे मान लो, देख ये रॉड है, एक ये रॉड है, ठीक है भाई। अब देख मास कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? यहां से मास यहां ट्रांसफर हो गया, ऐसा ही तो हुआ है। यहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, ये लेंथ l/2 थी, ये वाली लेंथ भी l/2 थी। तो अगर तुम देखोगे l/2 कितना ऊपर चला गया, तो ये देखो इतना ऊपर चला गया ना, मास कितना ऊपर चला गया? इतना ऊपर चला गया यहां से।
किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, मान लिया मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कितना ऊपर गया है, देखिए इतना ऊपर गया है इतना, तो अगर ये वाली लेंथ मिल जाए तो L/2 में से माइनस कर दूंगा उस वाली लेंथ को, है कि नहीं, तो ये आ जाएगी लेंथ, मुझे ये चाहिए। ठीक, ये लेंथ कैसे निकलती है कि L/2 है, ये एंगल थीटा है, क्या ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2, ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2 cos थीटा, बोलो भाई, ये सामने वाली होनी चाहिए L/2 sin थीटा, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो वो चाहिए L/2 cos थीटा। अगर ये L/2 cos थीटा है, ये पूरी की पूरी L/2 है, तो ये कितनी बची, ये वाली कितनी बची, क्या बची L/2 माइनस L/2 cos थीटा, कॉमन ले लो L/2, हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। कौन सा आंसर आया? अच्छा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, सॉरी मैंने तो लेंथ लिखा है अभी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, mgh, क्या लिखना पड़ेगा, तो mg, ये तो h आ गया, तो mgh लिख, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg, और h की वैल्यू कितनी है L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, खत्म। ये 1 की जगह L है भाई, ये L, कौन सा ऑप्शन आया, ये वाला आया, फर्स्ट वाला, क्लियर है? वो लिखा तुमने, लिख लो इसको। लिख लिया, हाँ, तो L/2 हो जाता, mg L/2 180, अच्छा ये 180 ऊपर, तो L/2 L हो जाता है mg L, हाँ वाह, तो ये तो होगा। अच्छा देख अगला क्वेश्चन देख, a chain is on a frictionless table and 1/5 of its length hanging over the edge, एक edge से 1/5 जो है वो लटकी हुई है ऐसे चेन, if the chain has length L and mass m, the work required to be done to pull the chain back onto the table, मतलब वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में कितनी होगी और बाद में कितनी होगी, उन दोनों का चेंज लिखना है बस अपने को, है कि नहीं, चल लिखते हैं, ट्राई करना चाह रहे हो, करो। हाँ आ रहे, देखते हैं, किया भाई तुम लोगों ने, देख ऐसे चेन को रख देता हूँ मैं, ये चेन है, इसका कुछ पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, कितना पार्ट हैंग कर रहा है 1/5, मास दे रखा है क्या, m मास है और लेंथ कितना है, हाँ बोल रहा हूँ, m मास है और लेंथ कितना है L, m मास लेंथ L, ठीक है, और उसका कितना पार्ट हैंग कर रहा है भाई L/5, ये वाला L/5 है, 1/5 ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग, तो ये बचा हुआ कितना है भाई, तो L माइनस L/5 इज रिमेनिंग 4L/5, ठीक है भाई। अच्छा एक बात करते हैं कि अभी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं सिस्टम की, अभी कितनी होगी, इसमें एनर्जी कितनी होगी, है ना,
ठीक। अच्छा ये रुका हुआ है, अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक, रुका हुआ है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब ये मूवमेंट कर रहा होगा, जब इसमें वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के नाम पर। फिर इसको जब मैं खींच लूंगा और फिर जाके रख दूंगा, तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, फिर से ये चलना बंद कर देगी, वहां जाके रख दिया मैंने, ठीक। तो उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी एक पॉइंट जिस पर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूं, बताओ कहाँ मानूं? सबसे ऊपर मान लूं? क्या इस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, U इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका ओवरऑल ये वाला मास, कितना मास यहाँ पर हैंग कर रहा है? m/5। क्या m/5 मास जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है। अगर m/5 हैंग कर रहा है, वो कितनी लेंथ पर कर रहा है? पहली बात तो हमें लेंथ तो पता नहीं, तो हम सेंटर ऑफ मास मान लेंगे। तो इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास L/10 पर आएगा। कितने पर आएगा? L/10 पर। L/10 लेंथ पर एक m/5 मास जो है वो हैंग कर रहा है। तो उसका अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? U इनिशियली की अगर बात करें, अच्छा इस पूरे मास का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया तुमने, इस मास का सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, विच इज mgh, और वो भी माइनस के m/5 mg इंटू h की वैल्यू L/10। बताओ भाई कुछ दिक्कत? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी गई? L/10 ठीक है ना? क्या इस मास जो है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड मानना है उसके सेंटर ऑफ मास पर, तो यहां पर आ जाएगा। अगला, अब देख फाइनली क्या होगा, क्या फाइनली पूरी की पूरी जो चेन है वो ऊपर चली जाएगी? फाइनली पूरी चेन ऊपर चली गई, चली गई तो पोटेंशियल एनर्जी बता कहां पर लिख, क्या इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिख? क्या जहां पर पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी उसी अभी मानना है, ऐसे नहीं नीचे मान लो कहीं पर, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी जहां पर जीरो मानी है वहीं पर मानना फिर। तो यहाँ पर अभी भी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी होगी? क्या जीरो हो गई? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ऐसे लिख सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। यू इनिशियल की वैल्यू कितनी थी बता भाई? क्या नेगेटिव थी? क्या नेगेटिव थी? कितना? माइनस के m/5 g इंटू L/10, ऐसा कुछ है। और माइनस की यू फाइनली जीरो होगी, यू फाइनली जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय mg कितना हुआ? क्या हुआ? g से ये काट लिया मैंने, तो जाएगा ml/5, ml की वैल्यू दे रखी है कुछ, ml/5। क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ml/5? अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से जिसने उसको खींचा, जिसने पुल किया, उसका वर्क डन लिखे तो प्लस में लिखा जाएगा mg/5, है कि नहीं? आ गया आंसर। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू प्लस के ml/5, क्योंकि उसने अगेंस्ट द mg खींचा है, अगेंस्ट द mg पुल के, mg नीचे की तरफ पुल कर रहा है, उसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है इसलिए, क्योंकि बॉडी जो है ऊपर चला गया इसलिए नेगेटिव आ रहा है ना। सोचो ना, यहां से बॉडी यहां चला गया, मतलब ये वाला मास जो था उठ के यहां चला गया, तो अगर वर्क डन लिखेंगे हम mg का तो नेगेटिव आएगा, mg नीचे की तरफ वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो mg का वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है उसने इसी तरफ खींचा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुआ, तो पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए लिख दे वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज ml/5, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज माइनस के ml/5। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? 50। ml/5 भी आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन देखते हो। A particle is released from a height s from the surface of the earth at a certain height, released from the height s from the surface of the earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively
क्या पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी? है कि नहीं? कर लो कन्वर्ट। कितना आया? ये कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट एस से मैंने किसी पार्टिकल को रिलीज किया, मतलब यू इक्वल टू 0 था, रिलीज किया है ना, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर इसका मास m था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर, मैंने मान लो यहाँ से हाइट होगी h, है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस, मतलब सॉरी s माइनस h। ठीक है, बताओ कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी होगी, कहाँ पर मानू? ग्राउंड पर मान लूँ क्या? ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूँ? ग्राउंड पर मानना इजी होता है क्योंकि पॉजिटिव में लिखा जाएगा सब फिर। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की बात करूं, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए mgs, होना चाहिए क्या? और अगर पोटेंशियल एनर्जी में फाइनली की बात करूं इस पॉइंट पर, जब ये बी पॉइंट पर पहुंच गया होगा, फाइनली मतलब जब 3 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो उस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए mgh। कितना होना चाहिए? mgh। ठीक है भाई, अब बोला जाता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बोला जाता है। याद करो मैंने लिखाया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज चेंज इन काइनेटिक, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? अच्छा, यहाँ पर वर्क डन कौन सा फोर्स कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ mg कर रहा है कि नहीं? कितना वर्क डन आ रहा है उसका? कितना वर्क डन आ रहा है? देख mg भी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, है कि नहीं? तो ऐसे लिख ले mg नीचे की तरफ और s माइनस h कैन बी रिटन एज, क्या वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, मतलब एक ही तो फोर्स लग रहा है mg और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हवा में, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो गया इसका, क्या कर रहा है? 3 टाइम्स इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस उस पॉइंट पर कितनी, नहीं पता? The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively। तो एनर्जी से अभी पढ़ाया नहीं वो कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको इस तरीके से करूँ सॉल्व। अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ना वो वाला, हालांकि रहेगा तो सेम ही। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, तो उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ना, तो उसको लिखो काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे पता है कितना है, mg s माइनस h कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ mg, कितना है उस पॉइंट पर? h। mg कट जाएगा क्या? क्या s माइनस h दैट इज इक्वल टू 3h। ठीक है, कितना आया? 4h। तो h मतलब s की वैल्यू आई 4h के बराबर, किसके बराबर आई? तो h की वैल्यू आई s/4, चलना बंद हो गया। हाँ भाई, तो ये 4h दैट इज इक्वल टू s, h की वैल्यू आई s/4, बात समझ आई भाई? h की वैल्यू आई s/4, अगर ये आई तो यहां पर उठा कर तुम बस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखना चाहते हो, लिखना चाहते हो ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो देख काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी वाज 3 टाइम्स ऑफ mg और h की वैल्यू कितनी? s/4। ठीक है, अब तेरे को लिखना है वेलोसिटी, क्या लिखना है? वेलोसिटी, तो लिख ले हाफ m v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg s/4 इंटू 3, ऐसा कुछ है ना, तो m से m कट जाएगा,
क्या ये टू टू और टू कट जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी तेरे पास 3GS/2, मतलब वी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 3/2GS। टोटल लिख रहा है क्या? बिल्कुल ही, जगह नहीं थी तो इसलिए लिख दिया। कौन सा ऑप्शन आया? फर्स्ट। जी सेम नहीं है उसमें, टू बाहर है, रूट से बाहर है टू। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं लिखा है मैंने। अभी पढ़ाया नहीं ना एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए नहीं कराया। आगे चलें भाई, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ानी है ना? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, फिर एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाएंगे ना।